हेलो स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्नर थ्योरी अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखते हैं, वर्नर ने सबसे पहले एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने क्या देखा कि कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6NH3 एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का एक मोल लिया और इसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के संग जब उसकी रिएक्शन कराई, ट्रीट कराया, तो क्या देखा उन्होंने कि सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट मिला वो कितना मिला, 3 मोल AgCl उनको मिलता है। इसके जैसा दूसरा एक कंपाउंड होता है COCl3.5NH3। इसमें 6NH3 था, इसमें 5NH3 है। इस कंपाउंड के सॉल्यूशन को भी जब 1 मोल लिया गया, ये 1 मोल है, इसको जब सिल्वर नाइट्रेट के संग ट्रीट किया गया तो इसमें क्या देखा कि 2 मोल AgCl मिला। सेम इसी तरह आगे बढ़ते हैं, तीसरा कंपाउंड है COCl3.4NH3। इसमें 4NH3 है। इसको जब ट्रीट किया गया इसके एक्वा सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ, तो इस बार मिला 1 मोल AgCl। अब बात यहां पर बड़ी जो इंटरेस्टिंग देखने में आ रही है वो ये कि यहां पर भी Cl3 है, यहां पर भी Cl3 है और यहां पर भी Cl3 है। सिल्वर नाइट्रेट की जहां तक बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन ना रखा जाए इस बात का कि कोई कह सकता है कि भाई तीनों जगह मैंने एक एक मोल AgCl लिखा है, फिर यहाँ पे 3 मोल, यहाँ 2 मोल कैसे हो गए। यहाँ का तो ठीक है, चलो 1 मोल है और ये 1 मोल है। एक्चुअली ये AgCl सिर्फ सिंबल के रूप में बताया गया है। एक्चुअली सिल्वर नाइट्रेट अनलिमिटेड अमाउंट में है, यानी कि उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है कि वो कितने मोल वहां पर, मतलब वो सॉल्यूशन में से जितना चाहेगा वो उतना रिएक्शन के लिए उसको सिल्वर आयंस मिलेंगे। मेन बात है कि इसके ऊपर ध्यान देना है कि ये 1 मोल ही लिया गया है, एग्जैक्टली 1 मोल, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर 3 मोल AgCl मिलता है, जबकि यहाँ पर इस केस में हमको 2 मोल और इस केस में हमको 1 मोल AgCl मिलता है। तो सवाल ये है कि इसका तो 3 क्लोराइड जो आयन थे वो 3 सिल्वर के संग मिलकर उन्होंने 3 मोल AgCl बना लिया, लेकिन यहाँ पर जो 3 Cl थे इनमें से सिर्फ 2 ने रिएक्शन किया। पॉइंट टू बी नोटेड, 3 में से 2 ने रिएक्शन किया है सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर के साथ और इसीलिए बना होगा 2 मोल AgCl। और अगर यहां बात करें तो COCl3 में से 3 Cl में से केवल 1 Cl ने रिएक्शन किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जिससे कि 1 मोल AgCl मिला। तो अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ कि जबकि तीनों में 3 Cl हैं, फिर भी यहां पर तीनों Cl ने रिएक्शन किया, यहां पर 3 में से 2 ने किया और यहां पर 3 में से सिर्फ 1 Cl ने रिएक्शन किया। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वर्नर ने इस पूरी चीज को, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो रिजल्ट्स निकले उसके बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोला जाता है वर्नर थ्योरी। तो अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो कंपाउंड जो अभी हमने पिछले वीडियो में लिखा था, और इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं एक्चुअली। ये है वो कंपाउंड, एक्चुअली वो पिछला वाला दूसरा कंपाउंड था, वो भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था और ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके अंदर ये हिस्सा कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल आयन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट क्या है यहाँ पर, इट इज सेंट्रल मेटल आयन। तो वर्नर कहते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है इसकी 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं। एक वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी वैलेंसी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब जैसे यहां पर हम देख सकते हैं, तो जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं उनको तो डैश 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 करके बताया गया है, और दूसरी जो डार्क से हैं, डार्क लाइन से बनाई गई हैं, वो हैं एक्चुअली उसकी सेकेंडरी वैलेंसीज। तो यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ये डैश डैश डैश, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और सेकेंडरी वैलेंसी को डार्क लाइन से रिप्रेजेंट, कंटिन्यूअस लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यानी कि यहाँ जो डैश 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 दिख रहा है ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये भी प्राइमरी वैलेंसी है और ये भी प्राइमरी वैलेंसी है। और ये जो डार्क लाइन दिखाई दे रही है जो अमोनिया से जुड़ रही है
वो यहाँ पर है सेकेंडरी वैलेंसीज। तो अब वर्नर आगे कहते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं दे आर आयनाइजेबल, ये आयनाइजेबल होती हैं, यानी कि अगर हम इस पूरे कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करें तो जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो उससे जुड़े हुए आयंस टूट के अलग हो जाएंगे और आयंस बनेंगे। कहने का मतलब कि अगर इस कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व किया जाए तो एक तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक ये बॉन्ड टूट जाएगा। और अगर ये तीनों आयनाइज होते हैं, टूटते हैं, ये आयनिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन से हैं, आयनिक बॉन्ड है। जब ये टूटते हैं तो हमको कितने क्लोराइड मिलने वाले हैं, 3 क्लोराइड, एक ये वाला क्लोराइड, एक ये वाला क्लोराइड और ये वाला, 3 ही क्लोराइड है और तीनों ही हमको मिलेंगे। इस तरह से 3 क्लोराइड आयन हमको फ्रीली मिलेंगे यहाँ पर। तो प्राइमरी वैलेंसीज कैसी हैं, ये तीनों, ये आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसीज जो होती हैं वो नॉन आयनाइजेबल होती हैं, यानी कि वाटर में डिसॉल्व होने पर वो ब्रेक नहीं होंगे, उनसे कोई आयन नहीं बनेंगे। एक्चुअली वो कौन सी हैं, ये हैं। दरअसल यही वो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स हैं एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं, इसीलिए ये कैसी हैं, नॉन आयनाइजेबल है। यहाँ अमोनिया ने कोबाल्ट के संग बॉन्ड बना रखा है इस तरह से, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले पढ़ा जा चुका है, इसको हमने पहले पढ़ा है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो कोबाल्ट को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो वाटर में आयनाइज नहीं होता, और वाटर में जाके वो टूटता नहीं है, उससे कोई आयंस नहीं बनते। इसीलिए इस कंपाउंड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये जो 6 अमोनिया है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 अमोनिया अलग नहीं होंगे, ये कोबाल्ट के साथ ही जुड़े रहेंगे। तो कहने का मतलब प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल थी और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को कंटिन्यूअस डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरी बात आती है प्राइमरी वैलेंसीज दे आर नॉन डायरेक्शनल, यानी इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे फिगर के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि एक Cl इधर बनाया है, एक इधर बनाया है, एक इधर बनाया है, कोई जैसा चाहे बना दे, आप एक इधर बनाए, एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, तीनों इस साइड कर दो, तीनों नीचे कर दो, कहीं भी कर दो, जहां करना हो वहां कर दो, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये कौन से बॉन्ड है, ये दे आर आयनिक बॉन्ड। बट सेकेंडरी वैलेंसीज जो होती हैं दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, यानी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उनका बाकायदा डायरेक्शन है। यानी कि अगर कोबाल्ट को हम सेंटर में ले लें तो ये वाला जो अमोनिया है ये ऊपर है, ये अमोनिया नीचे है, ये 4 जो दिख रहे हैं ये वाला मान लेते हैं ये इधर होगा, ये वाला पीछे की साइड है, ये वाला इस साइड है और ये अमोनिया इस साइड है। इस तरह से 4 अमोनिया एक ही प्लेन पर हैं, एक अमोनिया ऊपर है और एक अमोनिया नीचे है। इनका मतलब क्या हुआ कि इनके बाकायदा डायरेक्शंस हैं सेकेंडरी वैलेंसीज के, और प्राइमरी वैलेंसी का कोई डायरेक्शन नहीं है, बस Cl आयन उसके साथ कहीं ना कहीं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो कोबाल्ट के साथ बंधे हुए हैं। इसके बाद बात आती है प्राइमरी वैलेंसी जो है वो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ऑक्सीडेशन नंबर मींस यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट ने या सेंट्रल मेटल आयन जो भी होगा जिसमें भी उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, यही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, इसका मतलब कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, और वो 3 इलेक्ट्रॉन किसको दिए हुए हैं, एक इस Cl को दिया हुआ है, एक इस Cl को दिया हुआ है और एक इस Cl को दिया हुआ है। इस तरह से कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यही इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी है। सो प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी 3 थी, 1 2 3, और ऑक्सीडेशन नंबर भी कितनी है, 3, इसका मतलब से 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए गए हैं। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, वो उसको रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये बताती है कि सेंट्रल मेटल आयन ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4 5 6। सो 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड 6 इज द सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को, और प्राइमरी वैलेंसी करती है ऑक्सीडेशन नंबर को। लास्ट पॉइंट आता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इट इज सेटिस्फाइड बाय ओनली नेगेटिव आयन। प्राइमरी वैलेंसी
को कौन सेटिस्फाई करता है? सिर्फ एनायन, यानी कि नेगेटिवली चार्ज आयन ही उसको सेटिस्फाई करता है। बात सिंपल सी है कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है? जितने इलेक्ट्रॉन मेटल आयन ने कंप्लीटली लूज कर रखे हैं, जैसे यहाँ 3 लूज कर रखे हैं, तो जो इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा वो कौन होगा? वो कहीं ना कहीं क्या बनेगा? वो नेगेटिव आयन एनायन ही तो बनेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई जो करेगा वो एक एनायन ही होगा, यहाँ पर वो कैटायन या कुछ और नहीं हो सकता। जबकि बात करते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी की, सो इट इज सेटिस्फाइड बाय बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, इवन बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी उसको सेटिस्फाई कर सकता है। यानी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का काम कर रहा है ये, जैसे यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसकी? अमोनिया है 6 के 6, तो अमोनिया में नाइट्रोजन या ये पूरा कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है और इसमें नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है। इस जगह पर एक नेगेटिव आयन भी हो सकता था, अगर उसके पास लोन पेयर है देने के लिए तो बिल्कुल दे सकता है। अगर इस जगह पर हो सकता है कोई कैटायन हो, कोई जिसपे प्लस चार्ज हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके किसी एटम के पास कोई लोन पेयर होगा देने के लिए, तो अपना लोन पेयर दे के मेटल आयन के संग एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। कहने का मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को कौन कौन सेटिस्फाई कर सकता है? पॉजिटिव भी कर सकता है आयन, नेगेटिव आयन भी कर सकता है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी उसको सेटिस्फाई कर सकता है। सो दिस इज वर्नर थ्योरी। अब थोड़ा सा इस वर्नर थ्योरी अगर यहाँ तक समझ में आई हो तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कि पहले वाले केस में क्या हुआ होगा। इस कंपाउंड के केस में जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन हुआ होगा तो वो ये कंपाउंड था, तो इसमें कितने क्लोराइड आयन फ्रीली निकले होंगे? 1, 2 और 3। तो इसने भी रिएक्शन किया, इसने भी किया और इसने भी किया। इस तरह से यहाँ पर 3 क्लोराइड मिले होंगे और इस तरह से 3 मोल AgCl बना होगा। दूसरे वाले केस में अगर हम बात करते हैं तो दूसरे में एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पर एक क्लोराइड नहीं है और एक यहाँ पर अमोनिया भी नहीं है। इसकी जगह बल्कि यहाँ पर कौन है? एक Cl नेगेटिव है और ये Cl नेगेटिव क्या कर रहा है? ये इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि कोबाल्ट ने इलेक्ट्रॉन दिया, उसको इस Cl ने लिया, इस तरह से तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया। और क्लोराइड आयन के पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन का पेयर कोबाल्ट को देते हुए उसने कौन सा बॉन्ड बनाया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी साथ साथ बना लिया। यानी कि इस समय जो क्लोराइड आयन है ये उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इस कंपाउंड को अगर हम लिखें तो ऐसे नहीं लिखेंगे। इस कंपाउंड को कैसे लिखा जाएगा? पहले मैं ऊपर वाले कंपाउंड को उधर लिख देता हूं। जो पहले बनाया था वो था CONH3 6Cl3। अब जो बनाया है सेकंड वो है CONH3 5Cl और Cl2। यानी कि इसमें जो सामने बनाया इसमें अंदर क्या है? एक तो कोबाल्ट है, इसके बाद अमोनिया 5 है, 1 2 3 4 5, और एक Cl अंदर है ब्रैकेट के अंदर क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और 2 Cl बाहर है क्योंकि 2 Cl उसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो केवल 2 क्लोराइड आयन फ्रीली हमको मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि ये केवल आयनिक वैलेंसी से सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये क्लोराइड आयन हमको फ्रीली नहीं मिलेगा क्योंकि ये साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है। अब बात करते हैं कि तीसरे केस में क्या हुआ होगा। तीसरे केस में फिर एक क्लोराइड कम है, मान लेते हैं ये वाला हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से अमोनिया हटा देते हैं और इसकी जगह पर कर देते हैं Cl नेगेटिव। अब ये जो Cl नेगेटिव है ये भी इसी की तरह काम कर रहा है। ये पहले तो कोबाल्ट से एक इलेक्ट्रॉन लेके प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और फिर एक लोन पेयर वापस दे के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ये दोनों बॉन्ड बना रहा है। अब इस कंपाउंड को कैसे लिखा जाए? इसमें प्राइमरी वैलेंसी से वाला सिर्फ एक रह गया, इसको ऐसे लिखा जाएगा CONH3 4Cl2 Cl। यानी एक कोबाल्ट आ गया सेंट्रल मेटल आयन, 4 अमोनिया आ गए, 1 2 3 4, और 2 Cl, एक ये वाला और एक ये वाला।
इसको भी अंदर लिखा जाएगा, यानी कि जो भी मेटल के संग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं स्पीसीज उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाला जाता है, और जो सिंपल आयनिक वैलेंसी से सेटिस्फाई हो रहे होते हैं उनको बाहर, जो प्राइमरी वैलेंसी है। तो अब केवल एक Cl ऐसा रह गया जो ओनली प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाई है, यानी कि ये आयनाइजेबल है, इसको बाहर रखा जाएगा। तो जब इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो केवल एक Cl हमको मिलेगा फ्रीली, जबकि 2 Cl नहीं मिलेंगे। तो जब एक ही Cl मिलेगा तो लास्ट में हमको AgCl भी कितने बनते हुए मिलेंगे, सिर्फ 1 मोल। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्नर्स थ्योरी।